नमस्कार, myself Naushad Ahmed. Today we will discuss इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम हेडिंग लिखते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब अर्थ पृथ्वी सूरज से अलग होकर के और जैसे कि अदर प्लैनेट्स के साथ बनी, तो उस टाइम उसकी कंडीशन क्या थी? ये अप्रोक्सीमेट 500 से ये 5 to 6 बिलियन बीपी, यानी आज से 5 से 6 बिलियन ईयर साल पहले की बात है कि पृथ्वी जो है, अर्थ सन का हिस्सा हुआ करती थी, सूर्य का हिस्सा हुआ करती थी, और उससे अलग होकर के अदर प्लैनेट्स के साथ का निर्माण हुआ या बनी। इनिशियल फेजेस में हम जानते हैं कि अर्थ जो है एक मोल्टेन मैग्मा था, एक पिघला हुआ लावा हुआ करता था। जब कोई चीज़ मोल्टेन मैग्मा की शक्ल में होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो इनिशियल फेज में अर्थ जो है हीटेड है। क्या है? हीटेड है। हीट होने के साथ साथ अर्थ जो है, मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ जो है इसका ऊपरी वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो भाग है, ऊपरी वाला हिस्सा जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये जो है टाइम गुजरने के साथ साथ ठंडा होने लगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम द अपर लेयर ऑफ द अर्थ स्टार्टेड कूलिंग डाउन। वक्त या समय के निकलने के साथ साथ अर्थ का ऊपरी हिस्सा ठंडा होता चला गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कूलिंग डाउन। जब अर्थ जो है ठंड होगी तो उसमें क्या होगा? जो उसमें एनर्जी है वो एनर्जी क्या है आपका? मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। When Earth started cooling, the energy यानी हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, इनटू मॉलिक्यूल्स या इनटू एटम्स या अदर एलिमेंट्स। तो अर्थ जो है वक्त समय के गुजरने के साथ साथ ये ठंडा होने लगी। ठंड क्यों होने लगी अर्थ जो है? क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है किसी दूसरे मीन्स के, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि ये ऊपर वाला हिस्सा ये किसी और भी, इधर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर था इनिशियल फेज में। एटमॉस्फेयर किसका था? हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर हुआ करता था। दो ही मतलब कि बेसिक एलिमेंट्स थे उस टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर के। सन फ्लेयर्स या कि सोलर विंड्स स्ट्रिप्ड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस को यहाँ के इसके सराउंडिंग से उड़ा करके बहा ले गई। क्या? सूरज की जो सोलर फ्लेयर्स हैं या सोलर विंड्स हैं, और यहाँ पे एक तरह से वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अर्थ जो है रेडिएशन को चलने के लिए कोई मीन्स या कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। रेडिएशन में हम देखते हैं कि कोई चीज़ ठंडी भी हो सकती है और हीटिंग भी हो सकती है, यानी कि कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट दोनों होता है। दिन के समय पृथ्वी या अर्थ रेडिएशन के कारण हीट हो जाती है, वही रात के समय ये कूल होने लगती है। जो बाहर रोड है, सड़क है, ये कितना ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं, कितना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं दिन के समय। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन के कारण होते हैं। और यही चीज़ रात में हीट रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में चली जाती है ड्यू टू द रेडिएशन। तो रेडिएशन को आने जाने के लिए किसी मीन्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से रेडिएशन के कारण ये अर्थ हीट होने लगी, कूल होने लगी। और कूल होते होते इसका जो भी टेम्परेचर है वो सारा का सारा
एटमॉस्फेयर में निकल जाने लगा। बहुत सारे गैसेज और वेपर भी एटमॉस्फेयर में इसके रिलीज होकर के जाने लगे, पहुंचने लगे। जब जितना ही अर्थ कूल होती चली गई, उस कंडीशन में क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो मैटर्स में या एटम्स में कन्वर्ट होने लगे। जब एनर्जी मैटर्स या उसमें कन्वर्ट होने लगा तो इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप का एटम्स, डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगा। जब डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स या उसका फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से हम कहते हैं कि रॉक का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से अपर के लेयर की जो ये हिस्सा है, ये इसका फॉर्मेशन हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ देखने की ये है कि जब ये अर्थ स्टार्टिंग के टाइम पे ये हीटेड थी, तो कोई चीज़ जब हीटेड फॉर्म में होती है, मान लीजिए कि एक केतली को अगर हम खूब ज़्यादा यहाँ पे, ये केतली है, केतली को हम क्या है नीचे से हीट करते हैं, एक कैंडल जला करके या कोई भी ऐसा हम आग जला करके इसको हीट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये हीट होने के साथ साथ जो यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं, जो वाटर है या मॉलिक्यूल्स या जो भी है, वो सारे का सारा ऊपर उठता है। और ऊपर उठ करके जब ये एटमॉस्फेयर के टच में आता है तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर इसका डाउन होता है तो इसका मतलब कि ये लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। जब ये हल्का हो जाएगा तो ये साइड की तरफ से ऐसे इधर ऐसे आकर के मूव करने लगेगा। यही चीज़ फिर साइड में आकर के फिर इधर से ऐसे आकर के इसी जगह रिप्लेस कर देगा। ये इधर से ऐसे आकर के, तो एक तरह से कन्वेयर बेल्ट क्रिएट करता है, बनाता है। इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। ड्यू टू द हीटिंग, conventional current was created in the earth. This conventional current started moving different substances, different matters in the earth. The light matters move upward sides. The densest as well as the heavy matters start going toward the center of the earth. जब अर्थ बहुत ज़्यादा हीटेड था तो उस कंडीशन में लाइट मैटर ऊपर की तरफ मूव करने लगे। जो हैवी डेंस मैटर थे, सब्सटेंस थे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स या आपका एटम्स, वो जो है अर्थ की तरफ मूव करने लगे, सेंटर की तरफ मूव करने लगे। उसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ को हमने देखा यहाँ पे, अगर ऐसे कुछ एक हिस्सा अर्थ का हमने निकाल करके ऐसे कुछ बना दिया, इसी अर्थ का एक हिस्सा हमने ऐसे एक टुकड़ा निकाला और उसको यहाँ पे ऐसे बना लिया। इसमें क्या है कि देखा, जो अर्थ में लाइट हीट होने के कारण जो लाइट सब्सटेंसेस हैं, लाइट मैटर्स है, वो सारा का, लाइट मतलब हल्का, वो अर्थ में ऊपर की तरफ आने लगा। जो आपका हैवी है, डेंस मैटर्स है, वो सारे के सारा अर्थ में नीचे की तरफ मूव करने लगा। तो लाइट मैटर्स में क्या हो सकता है हमारा, मान लीजिए कि जैसे सिलिका हो सकता है, क्या हो सकता है हमारा, ऑक्सीजन हो सकता है। लाइट मैटर में हमारा क्या हो सकता है, अल्मुनियम हो सकता है या अल्मुनियम हो सकता है। लाइट मैटर में हमारा क्या हो सकता है, और अल्मुनियम के अलावा तो ये सिलिका, ऑक्सीजन, अल्मुनियम, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस, मैटर्स जो है अर्थ में ऊपर की तरफ जाने लगे। जो हैवियर मैटर है वो अर्थ में इनसाइड यानी कि नीचे की तरफ मूव करने लगा। हैवी मैटर का मतलब आपका जैसे कि फेरस हो गया, यानी कि आयरन हो गया। हैवी मेटल्स में आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे निकल हो जाएगा। हैवी मेटल्स में और क्या हो जाएगा, इस तरह से मैग्नीशियम भी थोड़ा बहुत है। तो इस तरह के जो हैवियर सब्सटेंसेस हैं वो इनसाइड जाएंगे और जो लाइट सब्सटेंस है ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है अर्थ का, इस बीच में वो सब्सटेंसेस, मैटर्स बचे आएंगे, आकर के सेट होंगे या स्ट्रेटिफाई हो जाएंगे, जो कि इन दोनों के बीच में जिनकी डेंसिटी होगी या जिनका घनत्व होगा। तो उसमें मान लीजिए हम कह सकते हैं कि जैसे सिलिका, वो बीचों में, दोनों में आ सकता है। आपका ये मैग्नीशियम, ये दोनों में आ सकता है। अब सवाल ये है कि जब हमने देखा अर्थ में अल्मुनियम और ये जो है सिलिका, ऑक्सीजन, इस तरह के सब्सटेंसेस ऊपर चले गए। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ में का जो क्रस्ट है
उसका क्रस्ट का मतलब ऊपरी हिस्सा वो अप्रोक्सीमेट 46% जो है वनली और वनली ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। बाकी अर्थ की अगर टोटल की बात की जाए पूरे अर्थ की, तो उसमें हम जानते हैं कि ये लोहा आयरन जो है अप्रोक्सीमेट 35% का अकेला ये एलिमेंट है जिससे पूरा का पूरा अर्थ बना हुआ है। लेकिन मनली अगर क्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका है क्रस्ट में पार्ट? ऑक्सीजन का, क्योंकि ये लाइट सब्सटेंसेस हैं, लाइट मैटर्स हैं या लाइट एलिमेंट्स हैं। इस तरह से जो एलिमेंट्स हल्के थे वो ऊपर चले गए, जो आपके डेंस थे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो सारे के सारे नीचे आ गए। तो इसको बाद में साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया, ऊपरी वाला हिस्सा जिसका बना हुआ है उसका नाम दे दिया गया सियाल, बीच वाला हिस्सा जिसका बना हुआ उसका नाम दे दिया गया आपका सीमा, अंदर वाला जो हिस्सा जिसका बना हुआ उसका नाम क्या दे दिया गया? नाइफ। सियाल का मतलब कि SI का मतलब सिलिका, AL का मतलब अल्मीनियम, सिलिका एंड अल्मीनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, Ma का मतलब मैग्नीशियम, नाइफ का मतलब कि निकल प्लस फेरस, फेरस का मतलब आयरन। इस तरह से ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां देखने की बात यह है कि ये सिलिका है, ये भी सिलिका है, अल्मीनियम और मैग्नीशियम, इसमें डेंसिटी जो है ज़्यादा इसी की होगी, मैग्नीशियम की होगी, सॉरी कम होगी। अल्मीनियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, अल्मीनियम की डेंसिटी किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। फिर इसका नाम क्यों रख दिया गया? तो इसका कारण यह है कि जो ये मैग्नीशियम है ये कहीं ना कहीं ये फेरस मेटल, फेरस एक तरह का ऐसा मतलब कि मेटल है जो फेरस से रिलेटेड है। फेरस का मतलब ये आयरन, और आयरन के साथ ये हमेशा अटैच होता है, जहाँ आयरन पाया जाता है लमसम ये भी पाया जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये लाइट होते हुए इसके मुकाबले में अल्मीनियम ज़्यादा मतलब कि हैवी है या ज़्यादा डेंस वाला है, उसके बावजूद भी ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये फेरस के साथ ही अटैच रहता है जनरली, तो इसलिए ये बीच में आ जाएगा। बाकी ये नाइफ, ये निकल भी हैवी है आपका, ये फेरस भी हैवी है। अब सवाल यह है कि अर्थ का जो इंटीरियर भाग है वो कैसे है, हाउ इट्स लुक लाइक, हाउ अर्थ formed, how was the earth, the constituent materials involved in the formations of the earth. Now we will discuss about the interior looks of the earth. अर्थ का जो अंदरूनी भाग है उस कैसे लगता है, उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम डायरेक्ट उसकी स्टडी करें। डायरेक्ट स्टडी करने के लिए हमको क्या करना होगा कि अर्थ के में हम खुदाई करते चले जाएं, और खुदाई करते चले जाएंगे हमको मिल जाएगा कि कौन सा मैटर कितने डेप्थ में है, इसकी डेंसिटी कितना है, क्या क्या वहाँ पे घटनाएं घटती हैं, यानी हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। तो उसके लिए हमको खुदाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो माइनिंग होती है, खास तौर से सबसे ज़्यादा डेप्थ में माइनिंग आपकी इसकी होती है, जो ये डायमंड्स होते हैं, डायमंड सबसे ज़्यादा डेप्थ में हमको, ऐसे मतलब कि ये मैटर्स हैं जो सबसे डेप्थ में मिलते हैं। बाकी जो भी हैं वो सारे के सारे थोड़ा ऊपर ही रहते हैं। तो इस तरह से अफ्रीका में कुछ ऐसे माइंस हैं, साउथ अफ्रीका में मेरे ख्याल से, जहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर तक डेप्थ तक एक तरह से वो की गई है, माइनिंग की गई है। लेकिन 2 से 3 किलोमीटर तक हम डेप्थ तक ही यानी अर्थ का पता लगा सकते हैं अंदर के भाग का। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था कि रशिया में एक है कोला पेनिनसुला। रशिया में क्या है, मान लीजिए कि ये ऐसे कुछ है, मैप में ऐसे कुछ है, तो ये वाला जो हिस्सा है रशिया का, ये वाला, इसको हम कहते हैं कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला में एक जो है जगह ड्रिलिंग की गई या खुदाई की गई, और वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर या 13-12 किलोमीटर तक डेप्थ तक जो है ड्रिलिंग हुई, और वहाँ तक जा कर के हम 12 किलोमीटर तक के अर्थ के भाग को पता कर पाए। लेकिन अर्थ का जो डेप्थ है वो 6371 या 370 किलोमीटर अर्थ का खाली रेडियस है, यानी सेंटर पार्ट से अर्थ का जो ऊपर का लेयर है वो जो दूरी ओनली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अर्थ की कितनी है, 6370 या 371। हम कितना पता कर पाए इसमें, 12 किलोमीटर डेप्थ तक ही जा सके। इस तरह से अर्थ के इंटीरियर भाग में खुदाई करके या ड्रिलिंग करके इंफॉर्मेशन को पता कर पाना इम्पॉसिबल है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं,
इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या हो सकता है कि अर्थ में से जो वॉल्केनिक लावा निकलता है उसके आधार पे स्टडी की जाए। नंबर 2 पे जो है अर्थ का में सीज्मिक वेव्स हैं, सीज्मिक वेव्स हैं। वॉल्केनिक लावा जो है अर्थ से निकलता है तो वो भी एक सर्टेन डेप्थ तक निकलता है। मैक्सिमम डेप्थ इसकी 400 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि एस्टेनोस्फीयर से ये लावा निकलता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और कभी कभार ये आउटर कोर से भी आ सकता है, लेकिन कौन सा लावा का पार्ट कहाँ से निकला ये कह पाना मुश्किल है। मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ से ये लावा निकलना शुरू हुआ, तो इससे भी, इधर से एरिया से भी लावा का कुछ जुड़ाव हो सकता है, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से आ सकता है। ये अलग बात है कि ये जो कांडुइट या पाइप है जिससे लावा निकल रहा है वो यहाँ तक है, मेन सोर्स यहाँ पे है, लेकिन ये निकल कहीं से भी सकता है। तो इस तरह से पता कर पाना कि अर्थ में कहाँ पे डेंसिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये हमारे लिए फिर एक क्वेश्चन मार्क है। आगे चल करके हमने सीज्मिक वेव्स का जब स्टडी किया तो इसके द्वारा हम पहुँच पाए कि अर्थ के किस भाग में टेम्परेचर घट जाता है, कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, कहाँ पे डेंसिटी घटेगी, कहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है, कहाँ पे अर्थ में जो है सॉलिड मटेरियल्स है, कहाँ पे सेमी सॉलिड है, कहाँ पे जो है लिक्विड फॉर्म में है, कहाँ पे प्लास्टिक है, कहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे विस्कोसिटी कम है। तो ये सारी की सारी जो है अलग अलग उसके अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट के बारे में हम सीज्मिक वेव के द्वारा स्टडी करने में सक्षम हो गए। इस तरह से हम यहाँ तक एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अर्थ को कि इंटीरियर भाग को कितने मतलब कि पार्ट्स में, टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स। द इंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ या इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स। दो मेथड्स के आधार पे हम इंटीरियर पार्ट्स, अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल यानी कि केमिकल कंपोजिशंस, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स यानी कि आपका जो है केमिकल कंपोजिशन। दूसरा हमारा हो सकता है मैकेनिकल बेस हो। मैकेनिकल का मतलब कि अर्थ जो है उसके अलग अलग स्ट्रेटास हैं, उस अलग अलग लेयर्स हैं, और हर लेयर की अपनी कैरेक्टर्स है और उनकी अलग अलग मूवमेंट्स भी है, अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से अर्थ जो है, मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ में एक लेयर ये हो जाएगा तो दूसरा लेयर ये हो जाएगा तो तीसरा लेयर ये हो गया, और हर लेयर एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस है। किस आधार पे? मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स, यानी कि जिसमें एनर्जी फ्लो करती हो। तो एनर्जी फ्लो करने का मतलब ये वाला लेयर पूरा का पूरा इस वाले से अलग है और इसमें एक अलग मूवमेंट्स है। इसके आधार पे भी अर्थ को डिवाइड किया गया, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बातें करते हैं आपका केमिकल वाला। तो केमिकल के आधार पे जो अर्थ को डिवाइड किया गया है उस पर हम देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन, यानी कि अर्थ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है वो क्या सेम है जो ऊपर वाली लेयर है, क्रस्ट है, या अंदर उसमें चेंजिंग आती रहती है? क्या डेंसिटी सिमिलर है, क्या टेम्परेचर सिमिलर है, या वो बदलता रहता है? इन जनरल एक फार्मूला हमको याद कर लेना चाहिए कि विद इंक्रीजिंग डेप्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस, विद इंक्रीजिंग डेप्थ डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। जिस तरह से हम अर्थ में जितना भीतर अंदर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। जिस तरह से हम अर्थ में जितना भीतर या अंदर जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज होता चला जाएगा। बट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग डेप्थ टेम्परेचर as well as the density do not increase radially in the similar manner, but there is the differences and distinctions in the increasing temperature and density at different strata inside the earth.
अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर में टेम्परेचर और डेंसिटी की बढ़ने की जो ये प्रक्रिया है ये अलग है, एक जैसी नहीं है। कहीं पे टेम्परेचर एकाएक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्लो इंक्रीज होता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज होती है, कभी डेंसिटी एकाएक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इन ऑल जो है पूरे हर कंडीशन में इंक्रीज ही होगा, बट इंक्रीज होने का जो रेट है उसमें डिफरेंसेस है। डेंसिटी और टेम्परेचर हमेशा और साइड में जितना ही डेप्थ में जाएंगे इंक्रीज ही होगा, बट रेट ऑफ द इंक्रीजिंग इज नॉट नेसेसरली द सेम एट ईच एंड एवरी स्टेटा इनसाइड द अर्थ। हर लेयर में टेम्परेचर और डेंसिटी के बढ़ने का एक ही जैसा कंडीशन नहीं अप्लाई होता है। इस तरह से कांस्टेंट मटेरियल के आधार पर अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे कहलाता है कि क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे हमारा जो है मैंटल है, मैंटल का हम के नीचे हमारा क्या है फिर है कोर है, क्रस्ट, क्रस्ट के बाद देन मैंटल, मैंटल के बाद देन कोर। क्रस्ट को हम जो है परपटी भी कहते हैं या ऊपरी लेयर जो है। अब इसी के बारे में हम देखते हैं कि क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में। अर्थ का मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंट्रल पार्ट है। सेंटर जो है का जो ऑरेंज ये रेडियस यानी यहां से लेकर के कितना है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी सेंटर की कितनी है 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है। तो जब अर्थ का एवरेज यानी कि रेडियस साइज क्या है, लेंथ क्या है 6370, हमने क्या किया एक टुकड़ा अर्थ का ऐसे ले लिया वी शेप में और इसको यहां पे ड्रॉ कर लिया। The upper layer of the earth is known as the मान लीजिए कि अर्थ का ये ऊपरी हिस्सा है, ये जो हिस्सा था अर्थ का हमने बनाया था इसी वाले को हमने ऐसे एक ड्रॉ कर लिया। ये अर्थ का सेंट्रल पार्ट है, ये अर्थ का सरफेस है। सरफेस का मतलब क्या होता है कि जिस पे पेड़ ओड़ हो। सरफेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें घर वर हो। मान लीजिए ये हट हो गई, ये पेड़ हो गया, ट्री हो गया। इससे बहुत सारी ग्रासेस हो सकती हैं, कहीं पे यहाँ पे नील, कहीं पे झील, कहीं पे तालाब, कहीं पे ओशन बॉडीज, कहीं पे जो है कॉन्टिनेंट, सब कुछ है। ये अर्थ का ऊपरी हिस्सा है। इस ऊपरी हिस्सा पे हमने देखा क्या, यहाँ ऊपरी सरफेस पे जिसमें हम रहते बसते हैं, यहाँ से लेकर के ये दूरी कितने किलोमीटर तक की दूरी है 32। एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया 32 किलोमीटर। क्या कहलाता है क्रस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता हमारा, यानी कि जीरो से लेकर के, जीरो का मतलब ये सरफेस से लेकर के यहां तक 32 किलोमीटर तक डेप्थ तक का हिस्सा क्या कहलाता है क्रस्ट कहलाता है। ये हिस्सा हमारा क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट के बाद जब इतना ही हम इनसाइड अर्थ में जाते हैं तो एक दूसरा हिस्सा हमारा होता है, वो क्या कहलाता है, ये 200, ये क्या कहलाएगा, ये मेंटल कहलाएगा। यहां क्रस्ट से लेकर के ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, मेंटल कहलाएगा। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर कहां से, क्रस्ट से लेकर के इतना दूरी जो है हमारा मेंटल है। उसके बाद
ये हिस्सा हमारा अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है ये क्या कहलाता है? आउटर कोर कहलाता है। ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? इनर कोर कहलाता है। कोर या कोड कुछ भी कह लीजिए, क्रोड। ये जो है हमारा, ये जो है आउटर कोर इनर कोर की बीच की में कितना है? 5150 किलोमीटर। कहां से? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है? 5150 किलोमीटर। ये जो सेंट्रल पार्ट अर्थ का है, यानी कि ये वाला हिस्सा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 6370 किलोमीटर। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखा? पहले नंबर पे हम देखते हैं क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद जो हम बात करते हैं आपका कोर के बारे में। तो नंबर 1 पे हम हेडिंग लिख लेते हैं यहां पे, दैट इज क्रस्ट हमारा है। देखिए ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, पूरे पृथ्वी की, यानी कि इसका भी आपका क्रस्ट का पार्ट, मेंटल का पार्ट, कोर का पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को मिला करके पृथ्वी की डेंसिटी कितनी हो जाती है? 5.5, कितनी? 5, ये लिख देता हूं, 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 3 यानी कि सीएम का पावर 3 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये अर्थ का, पूरे अर्थ की डेंसिटी है। हमने देखा है कि जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, जिसमें हम रहते बसते हैं, वहां दो तरह के, एक तरह से पार्ट्स हैं, दो तरह के हिस्से हैं। एक हिस्सा कहलाता है ओशनिक, एक कहलाता है कॉन्टिनेंट। व्हाट इज द ओशन, व्हाट इज द कॉन्टिनेंट? द लैंड मास सराउंडेड बाय द लार्जर वाटर बॉडीज is called the continent. The land mass surrounded by the larger water bodies is called the continent. तो कॉन्टिनेंट क्या होता है? वो हिस्सा जमीन का जो कि लैंड फॉर्म हो और उसके चारों तरफ उसके समुद्र हो, उसी को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स में, इसमें हम दो तरह से लिख सकते हैं। क्रस्ट में जो है हमारा, क्रस्ट की जो एक्चुअल डेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारा? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लमसम इतनी डेंसिटी है। क्रस्ट जो है, तो एक वाला हिस्सा हमने क्या बोला यहां पे? कॉन्टिनेंट वाला है, यानी कि महाद्वीप, और एक महासागर, एक ओशनिक वाला पार्ट है। महाद्वीप और महासागर दोनों वाले हिस्से को हम देखते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, अगर उसको ऐसे कुछ समझा जाए, यहां पे तो स्पेस कम होने के कारण हमें दिक्कत आ रही थोड़ी, अगर मैं एक डायग्राम कुछ ऐसे बना दूं, देखिए ये जो है देखने की चीज यहां पे ये है कि अर्थ में एक लाइन हमने ऐसे बीच से ड्रॉ किया, इसको हमने क्या बोला? हिमालय बोल दिया। ये वाला हिस्सा जो है, मान लीजिए हमारा क्या है? ये ओशनिक पार्ट है। ये वाला हिस्सा हमारा मान लीजिए कि प्लेन है, और ये हमारा जो है हिमालय हो गया। हिमालय में देखने की बात यह है कि ये जो हिमालय है, इसमें क्रस्ट का डेप्थ कितना है? तो क्रस्ट में अगर हम एक बीच से लाइन बनाए थे, तो इस लाइन से हम डेप्थ में जाएंगे तो 70 किलोमीटर हिमालय का डेप्थ है। यानी क्रस्ट जितना ही, देखिए क्रस्ट वाला पार्ट यहाँ ऊपर फैला हुआ है, इसको और इसको मिला करके 70 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट आएगा। तो क्रस्टल पार्ट हिमालय पे कितना है? 70 किलोमीटर। 8848 किलोमीटर तो एवरेस्ट की हाइट है। कहां से? इस वाले लाइन से। ये जो ओशन का ऊपरी हिस्सा है, पानी का लेयर जो हमारी आंखों से दिखता है, उसी से ही हम किसी जगह की हाइट या डेप्थ को मेजर करते हैं। तो अब इंडिया का कहां से मेजर किया जाता है? चेन्नई के पास से मेजर किया जाता है। जिस जगह से किसी की डेप्थ या हाइट को मेजर किया जाता है उसको डेटम लाइन कहा जाता है। ये ओशन का पार्ट है, यहां से हम मेजर करते हैं
तो ये हमारी पीक कितनी है, 8,848 किलोमीटर है एवरेस्ट वाली। तो पूरी ये डेप्थ यानी नीचे से लेकर के हिमालय का पूरा पार्ट अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्रस्ट जो है बल्जेज है, जितना ही ऊपर है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा जो है इसका नीचे है। तो टोटल कितना है हिमालय का ये हाइट, क्रस्ट वाले पार्ट का हिमालय पे के नीचे या हिमालय को लेकर के 70 किलोमीटर हो गया हमारा। जबकि प्लेन वाले हिस्से में हमारी हाइट यहां से लेकर के यहां तक के क्रस्ट वाले पार्ट का हिस्सा, क्रस्ट के नीचे हमारा यहां से मेंटल स्टार्ट हो जाता है, ये हिस्सा हमारा मेंटल है। ये हिस्से का मैप ऐसे कुछ बनेगा, जिस तरह से ये ऊपर गया है तो इसी के ये ऐसे बहुत ज्यादा नीचे तक ऐसे ही आएगा, ये बहुत ज्यादा नीचे तक ऐसे इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल ये जो क्रस्टल पार्ट यहाँ पे 70 किलोमीटर है, प्लेन वाले में हमारा अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर तक ये क्रस्ट है। जबकि ये देखिए ओशन वाला पार्ट्स है, ओशन में कहाँ कितना कम हमारा क्रस्ट है, हार्डली ये जो है ओशन वाले पार्ट्स में हमारा क्रस्ट कितना है 5 किलोमीटर तक है। तो ओशन वाला जो है क्रस्ट का डेप्थ कितना है 5 किलोमीटर तक। प्लेन वाले हिस्से में हमारा क्रस्ट का जो है डेप्थ कितना है 30 किलोमीटर। और कहीं पे अगर माउंटेन्स रेंज है, माउंटेनियस रेंजेस, तो वहां पे हमारा क्रस्ट का डेप्थ ज्यादा है। जैसे हिमालय में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है तो सबसे ज्यादा डेप्थ हो जाएगा। टोटल हिमालय का जो क्रस्टल पार्ट्स कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। अब ले लेते हैं कॉन्टिनेंटल पार्ट्स। कॉन्टिनेंटल पार्ट्स जो है ये बना हुआ है फेल्सिक। ओशनिक पार्ट इसका बना हुआ है ये माफिक। कॉन्टिनेंट वाले की जो है डेंसिटी कितनी होगी हमेशा लेस देन 3, ओशन वाले की डेंसिटी हमेशा मोर देन 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इस कॉन्टिनेंट वाले की डेंसिटी हमारी हो जाती है अप्रोक्सीमेट 3 या लमसम ऐसे सम थोड़ा सा 3 से ज़्यादा 3.1 3.2। जबकि ओशन वाले पार्ट्स का 2.9, सॉरी ये मैंने गलत बोला, ये 3 से इसका कम होगी। कॉन्टिनेंट वाली की डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी 3 से कम होगी। 3 से कम होने का मतलब कि 2.7 या 2.8, मान लीजिए 2.6 या 2.6, ये कॉन्टिनेंट वाले पार्ट की डेंसिटी होगी। जबकि ये ओशनिक पार्ट्स का जो की डेंसिटी हमारी कितनी होगी 3.1 या 3.1 या 3.2 हो जाएगी इसकी डेंसिटी। यहां देखने की बात क्या है कि हमने देखा कि इसका डेंसिटी कॉन्टिनेंट वाले पार्ट की डेंसिटी कम है लेकिन डेप्थ ज्यादा है। तो डेप्थ अगर ज्यादा है तो उसका मतलब कि डेंसिटी कम हो रही है। ओशनिक वाले पार्ट्स की हमने देखा कि डेंसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि डेप्थ कम है। ओशनिक वाले पार्ट्स का डेप्थ, जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था अभी, तो देखिए इसका ये डेप्थ कम है, ये कौन सा, ये ओशनिक वाला पार्ट है। और ये कॉन्टिनेंट या माउंटेनियस वाला पार्ट है, देखिए इसका डेप्थ कितना ज्यादा है। तो ये जब डेप्थ ज्यादा है तो इसकी जो है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम है, जब डेंसिटी कम है तो इसका मतलब क्या है कि ये बल्जेज है, ज्यादा फुलाव है। और जब कोई चीज कंपैक्ट होगी तो उतनी ही ज्यादा डेंस होगी। जब कोई चीज कंपैक्ट होगी तो उसकी डेप्थ कम होगी, डेप्थ कम होगी तो उसका मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि ये जो है लाइटर है और ये हैवियर हो जाएगा। ओशनिक प्लेट्स, उसका मतलब कि या ओशन वाला हिस्सा हमेशा जो है हैवियर रहेगा, डेंसर रहेगा। जबकि आपका माउंटेनियस रीजन का हिस्सा हमेशा जो है बल्जे से फैला हुआ है। ये आपका जो है इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है, इसका मतलब कि ये ज्यादा डेप्थ में है, ज्यादा दूर डेप्थ तक फैला हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है लाइटर है। यहां तक एक चीज ये याद करने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझने की क्या है कि जो है हमने एक चीज ये लिखा कि ये जो फेल्सिक है ये आपका माफिक है। फेल्सिक का मतलब Fe का मतलब होता है आपका फेरस, सिक का मतलब मान लीजिए दैट इज सिलिका। देखिए फेरस, सिलिका और क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, आपका जो है फिर ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो ये जो लाइटर सब्सटेंसेस हैं ज्यादा ये इसका बना हुआ है। जो ग्रेनाइट रॉक है उसका आइडियल मिसाल है।
ये कॉन्टिनेंटल पूरा का पूरा ब्लॉक, कॉन्टिनेंटल पूरी की पूरी प्लेट, ये किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइटिक रॉक, ग्रेनाइट। उसी का रिवर्स जो है आपका, ये जो है, ये देखिए फेल्स, फेल्सी का मतलब कि एफ फॉर आयरन, और एल का मतलब जो है फेडल्फर से। फेडल्फर का मतलब क्या होता है? फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉर्ड्स वगैरह हो, जैसे कि सिलिका वगैरह का जो चीज बना होता है, वही वाला मिनरल इसमें ज्यादा पाया जाएगा, फेडल्सपर वगैरह, यानी कि जो कॉर्ड्स वगैरह का बना होता है, यानी कि इसमें आयरन, सिलिका, पोटेशियम, ऑक्सीजन, इस तरह के सब्सटेंसेस ज्यादा होंगे। ये बेसिक रॉक, इसका नमूना कौन सा, एग्जांपल कौन सा कॉन्टिनेंटल ब्लॉक का? आपका ग्रेनाइट्स का है। जबकि माफिक, माफिक का मतलब क्या होता है? एम ए का मतलब मैग्नीशियम, एफ फॉर फेरस। तो इट द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ओशियनिक ब्लॉक इज मैग्नीशियम एज वेल एज द फेरस, मैग्नीशियम एज वेल एज द फेरस। यहां पे भी सिलिका पाया जाएगा, ऐसा नहीं है, बट इसमें सिलिका कम होगा, इसमें सिलिका ज्यादा होगा, इसमें फेरस ज्यादा होगा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा होगा, इसमें मैग्नीशियम और फेरस का क्वांटिटी कम होगा। ये वाला पार्ट जो है मैफिक है, ये ज्यादा डेंसर है, ये वाला पार्ट लाइटर है। इस तरह से जो ग्रेनाइटिक रॉक होती है वो जो है हमेशा लाइट होती है, लेकिन इसका लाइट होने के साथ साथ ये जो है यानी हल्की होगी, ये वाला ज़्यादा हैवी, मैसी और हैवी या ज़्यादा डेंसिटी वाली होगी। और इसको हम कह सकते हैं कि जैसे जो फिशर इरप्शन होता है उसके द्वारा ये पूरा का पूरा ये वाला फॉर्मेशन होता है। इस वाले ब्लॉक का पूरा जो है एक सेंट्रलाइज इरप्शन के द्वारा ही फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये सेंट्रलाइज इरप्शन के द्वारा ये फॉर्मेशन होगा, इसका फिशर इरप्शन के द्वारा फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। क्रस्ट में जो हम जानते हैं कि टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट, जब हम डेप्थ में जाते हैं तो 31 किलोमीटर जाने पे अप्रोक्सीमेट हमारा टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है पर 1 किलोमीटर डेप्थ जाने पे। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 30 सेल्सियस पर 1 किलोमीटर इन डेप्थ। जैसे हम 1 किलोमीटर डेप्थ में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड के हिसाब से घटता चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं कुछ दूसरी चीज़ों पे। अब ये एक चीज़ हमारा है अगला, नेक्स्ट मेंटल। क्रस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटल। अगला हमारा टॉपिक है मेंटल का। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कितना ज़्यादा का मतलब कहाँ पे डिवाइडिंग लाइन है? 32 किलोमीटर पे। क्रस्ट का डेप्थ जो है कहीं पे 70 किलोमीटर है माउंटेनियस रेंज में। क्रस्ट कहीं पे ज़्यादा डीपर है, कहीं पे कम डीपर है। ओशन में हार्डली 5 किलोमीटर तक क्रस्ट डीपर है। प्लेन में क्रस्ट जो है अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर है। तो इस तरह से एवरेज डेप्थ क्रस्ट का हमने कितना मान लिया था? 32 किलोमीटर। जिस साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाया कि 32 किलोमीटर तक ही क्रस्ट फैला हुआ, उसका नाम है मोहोरोविक या जियोलॉजिस्ट। जिस जियोलॉजिस्ट ने यह बात की पता की तो उसका नाम था मोहोरोविक। तो उसी के नाम पे इसका एक नाम रख दिया गया, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोविक डिसकंटिन्यूटी कहां पे है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लाइन है 32 किलोमीटर तक डेप्थ तक, उसी को हम मोहोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्योंकि यहां पे जो टेम्परेचर है इस वाले हिस्से में, जो डेंसिटी है इस वाले हिस्से में, जैसे इस लाइन पे हम पहुंचते हैं उसके बाद तुरंत जो है ड्रास्टिकली बदल जाता है। जब टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरा क्या है कि आपका डेंसिटी यकायक बदल जाए इसके अंदर जाने पे, तो इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। यानी यहाँ पे एक स्टेटा खत्म हो गया और दूसरा स्टेटा शुरू हो गया। एक लेयर यहाँ पे खत्म होती है, दूसरी लेयर यहाँ पे शुरू हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला गया? डिसकंटिन्यूटी। जिस बंदे ने इसको खोज किया उसका नाम रखा गया मोहोविक डिसकंटिन्यूटी।
अब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि ये जो मेंटल है, मेंटली हमारा अप्रोक्सीमेट 32 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेंटल हमारा कहाँ तक फैला हुआ है? 32 किलोमीटर तक से लेकर के हमारा मेंटल ये कहाँ तक फैला हुआ है? 32 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक डेप्थ तक हमारा जो है मेंटल ये फैला हुआ है। मेंटल को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है, और ये जो फर्दर डिवाइड किया है उसके अलग कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल के आधार पे। मेंटल का जो एवरेज डेंसिटी है अप्रोक्सीमेट 5.5 या 5 ही रहती है, लेकिन ये वेरी करती रहती है। मेंटल की अगर यहां पे हम डेंसिटी देखते हैं तो यहां पे 3.4 3.3 ऐसे रहती है। जस्ट इसके नीचे ये वाला जो है लाइन, इसके नीचे 4 3 के बीच में वेरी करती है। यहां पे मेंटल की डेंसिटी हमारा अगर 5 है तो यहां पे डेंसिटी इस लाइन के अंदर हमारा जैसे जाएंगे हमारा यहां पे 11 आ जाएगा। तो ये मतलब कि ये डेंसिटी जो है, देखिए जब कहीं पे एक डेंसिटी या टेम्परेचर एकाएक बदल जाएगी तो उसका मतलब कि उस वाली लाइन को डिसकंटिन्यूटी बोल दिया गया। तो इस तरह से मेंटल हमारा 32 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अर्थ का ये हमने जो बताया आपका क्रस्ट, मेंटल और आपका कोर, ये सारा का सारा हमने अर्थ का डिवीजन है किसके आधार पे? कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, अर्थ का जो आपका केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पे। अर्थ को एक दूसरे आधार पे डिवाइड किया जा सकता है, उसका नाम रखा गया है मैकेनिकल बेस। मैकेनिकल बेसिस पे, मैकेनिकल बेसिस का मतलब कि मूवमेंट ऑफ द लेयर्स, अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके मूवमेंट्स के आधार पे भी अर्थ को अलग अलग स्टेटा में, लेयर में डिवाइड किया गया है। तो मैकेनिकल बेस के आधार पे अगर हम देखते हैं अर्थ को, तो यहां से लेकर के एक ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाएगा आपका? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, lithosphere actually it is the sturdier solid materials and it floats over the asthenosphere। लिथोस्फीयर एक सॉलिड मटेरियल है, एक डक्टाइल है। ये जो है आपका मतलब कि मजबूत रॉक है, चट्टान है, और ये वाला जो है भाग, चट्टानीय भाग कहां तक फैला हुआ है? 0 से लेकर के 100 किलोमीटर डेप्थ तक। इसका मतलब कि लिथोस्फीयर मेंटल के यहां से लेकर के इतना वाले भाग में यह फैला हुआ है। लिथोस्फीयर कुछ हिस्सा क्रस्ट में है और तो कुछ हिस्सा इसका मेंटल में भी आ जाता है। कितना हिस्सा? यहां से लेकर के ये वाला जो हिस्सा हमारा यहां से लेकर के यहां तक का आपका हिस्सा ये मेंटल में आ जा रहा है लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर में के नीचे हमने दूसरी लाइन बना दी। ये कौन सा हमारा डेप्थ है? ये लाइन मान लीजिए ये वाली लाइन थी, यानी लिथोस्फीयर कहां से? यहां से लेकर के यहां तक हमारा लिथोस्फीयर हो गया 100 किलोमीटर डेप्थ तक। उसके बाद लिथोस्फीयर के नीचे हमारा एक दूसरा लेयर आता है 400 किलोमीटर तक, उसका नाम होता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो लिथोस्फीयर है ये आपका सॉलिड है, ये आपका जो है स्टर्डियर है, ये आपका जो है एक तरह से रॉकी है। जबकि एस्थेनोस्फीयर ये सेमी सॉलिड है, ये प्लास्टिक है, ये विस्कस है। ये क्या है आपका एस्थेनोस्फीयर? दैट इज प्लास्टिक। ये क्या है आपका? विस्कस। ये क्या है आपका एस्थेनोस्फीयर? सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। ये एस्थेनोस्फीयर के कैरेक्टर्स हैं। तो मेंटल में हमारा पहला हिस्सा क्या है पाया गया? हमारा लिथोस्फीयर का सम पार्ट है ना। लिथो जो स्फीयर है इसका सम पार्ट, पूरा नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है। कुछ हिस्सा इसका क्रस्ट में भी है लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर के बाद हमारा मेंटल में दूसरा हिस्सा क्या है आपका? एस्थेनोस्फीयर है। ये लिथोस्फीयर कहां तक फैला हुआ है आपका? 100 किलोमीटर डेप्थ तक। लिथोस्फीयर के बाद हमारा जो है अगला है एस्थेनोस्फीयर।
स्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कहाँ तक फैला हुआ हमारा? 100 से लेकर के 400 किलोमीटर डेप्थ तक है, इसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर के नीचे जो है मेंटल में दूसरा हिस्सा है, उसका नाम होता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर हमारा कहाँ तक फैला हुआ है? अप टू 700 या 900 किलोमीटर डेप्थ, 700 या 900 किलोमीटर डेप्थ तक हमारा मेसोस्फीयर फैला हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक लाइन और बना दिया, इसको 700 किलोमीटर डेप्थ कह लीजिए या 900 किलोमीटर डेप्थ कह लीजिए, सॉरी 900 किलोमीटर डेप्थ कह लीजिए इसको। ये हमारा जो 400 किलोमीटर था, तो इस वाले का नाम हमने क्या दे दिया आपका? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर में भी एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक अलग मेसोस्फीयर है। उसके बाद हमारा जो है डी लेयर है। तो इस तरह से हमने जो है देखा आपका डी लेयर है। मेंटल को हमने कहां से 32 किलोमीटर डेप्थ से लेकर के 2900 किलोमीटर डेप्थ तक हमने मेंटल मान लिया। मेंटल को हमने कांस्टेंट मटेरियल के आधार पे माना, डेंसिटी और टेम्परेचर जो घटेगा उसके आधार पे हमने मेंटल को माना था। लेकिन मेंटल को फिर हमने डिवाइड कर रखा है अलग हिस्सों में। लिथोस्फीयर, जो कि लिथोस्फीयर का कुछ हिस्सा तो क्रस्ट में भी आता है और कुछ हिस्सा इसका मेंटल में आ जा रहा है। उसके नीचे हमारा एस्थेनोस्फीयर है, उसके नीचे हमारा जो है मेसोस्फीयर है, उसके नीचे हमारा डी लेयर है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में बातें कर लें। हमने सुना होगा या बहुत सी बात की ऐसी कि चट्टानें आपस में मूव करती रहती हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाती है। ये प्लेट है क्या भला? प्लेट का मतलब क्या होता है? अमॉर्फस, बिगैंटिक या जायंट साइज ऑफ द रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? जायंट साइज ऑफ upper layer of the earth up to 100 kilometer that's move over that moving over the asthenosphere। asthenosphere के ऊपर हमेशा मूव करने वाला एक जायंट लेयर जो कि रॉकी है, हार्डी सब्सटेंसेस का बना हुआ है, उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसी लिथोस्फीयर को हम प्लेट कहते हैं। तो इस तरह से लिथोस्फीयर से हम कंफ्यूज ना हो, यही दैट इज प्लेट है। तो ये प्लेट वाला सब्सटेंस या प्लेट जो होता है हमारा, वही लिथोस्फीयर है। तो प्लेट जो है मूव करती रहती है, किसमें मूव करती रहती है? एस्थेनोस्फीयर पे, यानी लिथोस्फीयर मूव्स ऑलवेज ओवर द एस्थेनोस्फीयर। क्यों मूव करती रहती है? सवाल ये है एनर्जी कहां से आ जाएगा? देखिए, एक तो हमने लिखा कि जो एस्थेनोस्फीयर है दैट इज द प्लास्टिक विस्कस सेमी सॉलिड। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब स्लिपरी। जब कोई चीज स्लिपरी होगी, प्लास्टिक फॉर्म में होगी, जब कोई चीज जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वाली क्वालिटी होगी, जब किसी चीज जो है सेमी सॉलिड होगी, विस्कस होगी, जैसे शहद हो या आपका जो है ये हनी, इस तरह की चीजों में हमने क्या देखा कि ये लुब्रिकेशन होता है। तो ये एस्थेनोस्फीयर की क्वालिटी है। ये मान लीजिए हमारा नीचे वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? आपका एस्थेनोस्फीयर है, और ऊपर वाला हिस्सा हमारा ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर ये आपका स्टर्डी है, ये हार्ड है, ये डक्टाइल है, ये आपका सॉलिड है, सब्सटेंस का बना हुआ है, रॉकी चट्टान है ये। तो ये क्या है? हमेशा इसके ऊपर मूव करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। लिथोस्फीयर फ्लोट्स ओवर द एस्थेनोस्फीयर, ये हमेशा चलती रहती है अपनी दिशा में। कभी कभी दिशा का या एंगल इसका कुछ थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है, तो उसी वजह से दो लिथोस्फीयर की बड़े हिस्से यानी कि प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं, उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया या भूकंप आ गया। ये एनर्जी इसमें एस्थेनोस्फीयर में कहाँ से पैदा होती है कि इसको मूव कराए? तो इसके मूव करने के लिए एक तो हम मान सकते हैं कि एनर्जी कहाँ से आएगी। तो अर्थ जो है एक तो बना हुआ है सूरज का जो हिस्सा था उसी से निकल करके बना। तो जब सूरज से निकल करके बना तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी हीट जो है स्टोर्ड होगी। हीट स्टोर्ड का मतलब क्या हो सकता है कि ये प्राइमोर्डियल रॉक। प्राइमोर्डियल रॉक का मतलब कि अर्थ जब सूरज का हिस्सा थी
और उससे निकल करके जो चीज़ निकल करके बनेगी तो उसका टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं आपका उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी और कैरेक्टर तो बचा रहेगा। इस तरह से इसका टेम्परेचर हो गया एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं एस्थेनोस्फीयर में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम, पोटेशियम और आपका जो है थोरियम, इस तरह के सब्सटेंसेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी है और ये एनर्जी एक तरह से इसको मूव कराती रहती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये जो एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे हमारा, ये लिथोस्फीयर यहाँ पे एंड हो जाता है, ये वाली लेयर हमारा क्या है आपका लिथोस्फीयर की है। जब लिथोस्फीयर हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, जब लिथोस्फीयर हमारा इसी पे एंड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना है 200 सेंटीग्रेड। यहाँ पे लिथोस्फीयर जहाँ पे एंड होता है उसके नीचे का टेम्परेचर हमारा 200 सेंटीग्रेड है, जबकि ये जो 2900 किलोमीटर का जो डेप्थ है, इसके ऊपरी वाले हिस्से में टेम्परेचर हमारा कितना है 2000 सेंटीग्रेड। 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा इसका है और 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा उसका है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से हमने क्या देखा, जिस तरह से केतली को जब बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से नीचे से जब हीट या फ्लेम जलता है तो केतली का जो निचला हिस्सा जिसमें वाटर या चाय वाय रखते हैं, दूध वगैरह, तो वो बॉयल होकर के ऊपर की तरफ मूव करता है क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता है और ऊपर का जो सब्सटेंस या जो मैटर होगा वो सारा का सारा आपका जो है लिक्विड जो भी है वो सारा का सारा साइड में आ जाएगा और उसके बाद वो नीचे चला जाएगा और नीचे जाने के बाद फिर एक तरह से उसकी जगह रिप्लेस कर जाएगा। तो एक कन्वेयर बेल्ट या एक कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस। अब टेम्परेचर डिफरेंसेस में ये 200 सेंटीग्रेड है, ये 2000 सेंटीग्रेड है। इसके कारण हमने क्या देखा कि मान लीजिए यहीं पे मैं अगर इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं तो मान लीजिए कि हमारा ये लिथोस्फीयर का ये वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला है। ये यहाँ पे टेम्परेचर हमने कितना लिखा 200 सेंटीग्रेड और यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिख दिया 2000 सेंटीग्रेड। जब 2000 टेम्परेचर और इसमें क्या है डिफरेंसेस की वजह से ये सारा का सारा मैटर ऐसे ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये सारा का सारा मैटर जो है आपका इधर ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे नीचे आ सकता है, फिर ये ऐसे नीचे आएगा। मेनली ये टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण एक तरह से कन्वेक्शनल करंट जनरेट हो जाता है और इस कन्वेक्शनल करंट के कारण जो है एक एनर्जी क्रिएट होगी और एनर्जी जब क्रिएट हो जाएगी तो लिथोस्फीयर उस पर स्लेव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो इसका एक कारण ये हो सकता है और मेनली ये कहाँ पे अकर होगा, ये 100 से लेकर के 200 तक। तो ये वाला कन्वेक्शनल करंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकरिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे होता है। उसके नीचे तक भी ये घटना घट सकती है लेकिन जनरली होती नहीं है। तो इस तरह से जब यहाँ पे 200 है, इधर यहाँ पे 2000 है, जितना नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला गया। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण एक तरह से यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है। अब कन्वेक्शनल करंट अगर क्रिएट हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ये सारा का सारा आपका मूवमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि ये मेसोस्फीयर आ जाता है। मेसोस्फीयर का मतलब क्या होता है कि ये आपका सॉलिड लेयर है, ये जो है ये कोई इस तरह की कैरेक्टर इसमें नहीं है। डी लेयर जो है जस्ट उसी मेसोस्फीयर के नीचे है, वो लिटिल बिट थोड़ा सा प्लास्टिक फॉर्म में है या थोड़ा बहुत विस्कस हो जाती है। विस्कस होने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो डी लेयर है ये आउटर कोर से अटैच है या आउटर कोर के पास है। जब कोई लेयर आउटर कोर के पास होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ये कैरेक्टर थोड़ा सा इसमें अडॉप्ट हो जाएगी। और ये थोड़ा क्या है आपका सेमी सॉलिड है या सेमी लिक्विड कह लीजिए, आपका सेमी सॉलिड है ये आउटर कोर, या एक तरह से कह देते हैं कि लिक्विड ही है आउटर कोर। अब सवाल यह है कि देखिए ये वाली लेयर लिक्विड है या सेमी सॉलिड है,
ये वाला आपका हार्ड है, सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड हो गया, ये हमारा देन सॉलिड है। ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि जो सुपर इनकम्बेंट रॉक है वो इतना प्रेशर नहीं डाल पा रहा है कि इसको सॉलिडिफाई कर पाए, इस वाली लेयर को, और टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो उसने टेम्परेचर उसको मेल्ट कर ले जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले जोन में या इस वाले जोन में जहां पे ये सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कोई चीज है, तो ड्यू टू द सुपर इनकम्बेंट प्रेशर दैट कैन नॉट सॉलिडिफाई द रॉक अकरिंग इनसाइड इट्स, यानी कि जो इनसाइड रॉक है, जो नीचे वाली रॉक है, उसके ऊपर की तरफ से जो प्रेशर डाला गया वो उसको सॉलिडिफाई नहीं कर पा रहा है। सॉलिडिफाई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, वो हीट है, वो ऐसे कुछ कांस्टेंट मटेरियल है केमिकल कंपोजिशन का बना हुआ है कि वो उतने टेम्परेचर में उसमें मेल्ट हो जा रहा है। इसीलिए सेम इन दोनों कंडीशन में। अच्छा, अब आप आ जाइए, अगला हमारा जो है ये मेंटल जहां पे इंड होता है और ये आपका कोर स्टार्ट हो जाता है, यहां से लेकर के यहां तक हिस्सा हमारा क्या है? कोर है। लावा हमेशा जो है फ्लो होता है यहीं तक आता है, असर डालता है। लावा का जो है आपका ये 400 जो किलोमीटर डेप्थ है, यहीं तक ही लावा का असर रहेगा, यानी यहीं से लावा निकल करके इसी में जाता है। और ये कन्वेयर बेल्ट या कन्वेंशनल करंट भी सब इसी में ही रोटेट होते हैं, क्रिएट होते रहते हैं। तो इस तरह से सब कुछ घटना इसी में घट रही है। किसमें? आपका यह स्टेनोस्फीयर में। लावा भी स्टेनोस्फीयर से निकल करके यहाँ पे अर्थ सरफेस पे जा रहा है। इसका डेप्थ क्या है? 400। उसका मतलब 400 से नीचे तक के हिस्से से लावा नहीं निकल करके आता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि जब 400 से नीचे का लावा अगर नहीं निकल करके आता, कभी कभार ऐसा देखा गया कि लावा में भी कम फ्रॉम दी आउटर कोर्स, लेकिन जनरली होता नहीं, कभी कभार ऐसा हो सकता है, बट इन जनरल यहीं से ही लावा निकल करके जाएगा। ये जो एक एरिया है यहां पे हमने देखा टेम्परेचर जहां पे मेंटल इंड होता है 5.5 या अप्रोक्सीमेट 5 to 6 होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जैसे आप कोर वाले हिस्से में जोन में घुसेंगे वहां पे हमारा डेंसिटी हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 11। तो ये टेम्परेचर डिफरेंसेस के ये डेंसिटी के डिफरेंसेस के कारण यहां पे क्या हो जाएगा? इसको का नाम क्या दिया गया? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी लेयर और आउटर कोर को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। हम कह सकते हैं कि मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किस लेयर पे है, किस लाइन पे है? 2900 किलोमीटर डेप्थ में है। अब आ जाइए आप कोर पे। अब कोर जो है हमने देखा, कोर जो है कोर में दो हिस्से हैं हमारा, एक है आउटर और एक है इनर। आउटर कोर इनर कोर को डिवाइड करती है 5150 किलोमीटर डेप्थ पे। इसको फर्दर एक नाम दिया गया है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन ब्रदर्स होते नहीं, जिनका बैंक जो है वो हो गया था, जो क्राइसिस आई थी फाइनेंशियल 2008 में, तो इसी के नाम पे रख दिया गया। मतलब इसके नाम पे नहीं, बस इसी तरह से मिलता जुलता नाम, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहां पे है? आउटर कोर इनर कोर को वो कर रहा है। आउटर कोर की क्वालिटी क्या होती है? ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये लिक्विड है। इनर कोर की क्वालिटी क्या होगी? ये आपका सॉलिड है। इनर कोर आउटर कोर को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? लेहमन डिसकंटिन्यूटी इन दोनों कोर को डिवाइड करती है। इन दोनों को कोर को कौन सी डिवाइड करती है? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। कहां पे है ये आकर? 5150 किलोमीटर डेप्थ में अप्रोक्सीमेट। उसके बाद एक चीज हम ये देखते हैं कि ये जो सेमी सॉलिड या आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये आउटर कोर का टेम्परेचर हमारा कितना हो जाता है? 4400 किलोमीटर है, सेंटीग्रेड। जबकि इनर कोर का, यानी कि यहां पे जो सेंटर है अर्थ का, इसका टेम्परेचर कितना हमारा?
6000 सेल्सियस। एकदम सेंटर वाला पॉइंट का टेम्परेचर कितना है 6000। तो इसका मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का टेम्परेचर 5000 से 6000 के बीच में ही कहीं ना कहीं वेरी कर रहा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस हो गए। इस वाले लाइन की आउटर कोर का अप्रोक्सीमेट डेंसिटी 11 है और इनर कोर का डेंसिटी हमारा अप्रोक्सीमेट, यानी यहां पे सेंटर पे डेंसिटी हमारी यहां पे ये है, वहां पे कितना है 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका जो हमारा क्या है 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब यहां पे टेम्परेचर डिफरेंसेस हो गया, आपका डेंसिटी का डिफरेंसेस है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक अलग एक इसकी कैरेक्टर डेवलप हो जाएगी, इसकी कैरेक्टर अलग डेवलप हो जाएगी। और जब इसके कैरेक्टर दोनों के अलग डेवलप हो जाएंगे तो इसलिए इसको आउटर कोर कहा जाएगा, एक को इनर कोर कहा जाएगा। इनर कोर जो है हमारा या सेंटर वाला पॉइंट 6370 किलोमीटर डेप्थ तक है। अब एक देखने की चीज क्या है कि जो आउटर कोर है उसके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ क्वालिटीज ऐसे हैं जो जनरली हम यूज करते रहते हैं। तो मिटा देते हैं फिर उसको कंप्लीटली। नंबर 1 पे हमने लिखा जो है आउटर कोर। मान लीजिए कि हम ऐसे बना ही लेते हैं कुछ मैप टाइप यहाँ पे। इस बार हमारा ओनली और ओनली आउटर इनर कोर ही की बात होगी। ये हमारा जो है सेंटर पॉइंट 6370 या 71 किलोमीटर डेप्थ है सेंटर वाला पॉइंट। इसका नाम हमने क्या रखा आउटर कोर, इसका नाम हमने क्या रखा इनर कोर। आउटर कोर जो है ये किस फॉर्म में है हमारा सॉलिड फॉर्म में है, सॉरी सेमी सॉलिड यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। इस लिक्विड फॉर्म में होने के कारण जो ये ऊपर वाली जो डी लेयर है वो थोड़ा बहुत वो भी लिक्विड फॉर्म में आने लगती है, या हल्का सा प्लास्टिक कैरेक्टर या विस्कस कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। जो ये आउटर कोर है जब ये लिक्विड फॉर्म में है और ये आपका सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक करंट डेवलप होगा। ये डेवलप होगा, क्या कहते हैं आपका कन्वेक्शनल करंट डेवलप होगा। और कन्वेक्शनल करंट क्यों डेवलप होगा, क्योंकि जो आउटर कोर ये सॉलिड है और ये इनर कोर जो है आपका लिक्विड है। इनर कोर की क्वालिटी क्या है कि इसका जो मूवमेंट है अर्थ के सरफेस के मूवमेंट से कहीं ज्यादा है। इसकी स्पीड अर्थ के सरफेस की अगर स्पीड मान के चलिए जो भी है उससे कहीं ज्यादा आपका इनर कोर के की मतलब की अपनी मूवमेंट्स है, जबकि उसके मुकाबले में इसका मूवमेंट थोड़ा दूसरा है। तो ये मोमेंट का डिफरेंसेस, मोमेंट का डिफरेंसेस का मतलब कि इसकी स्पीड दूसरी है, इसकी स्पीड दूसरी है। दूसरे नंबर पे ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अब जब कोई चीज सॉलिड हो और लिक्विड हो और दोनों बने किसके हैं आपके नाइफ के, निकल और फेरस के। फेरस का मतलब कि आयरन सब्सटेंसेस, आयरन कंपोनेंट्स के बने हुए हैं। तो जब कोई चीज आयरन का बना हुआ हो और उसमें अलग जो है मोमेंट्स का डिफरेंसेस हो, तो मतलब कि जिस तरह से चर्निंग का मतलब इस तरह से समझिए कि हम खाना खाते हैं तो पेट में जो आंत होती है वो क्या करती है, हमारे खाने को आगे की तरफ ढकेलती है आंतों में। तो उसको क्या कह सकते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने के कारण क्या होता है आपका ऊपर नीचे इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें और इसमें जब इस तरह से कंडीशन क्रिएट होगी तो कहीं ना कहीं कन्वेक्शनल करंट क्रिएट हो जाएगी। इस कन्वेक्शनल करंट्स के कारण अलग अलग कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जो है चार्ज पार्टिकल हों, अलग अलग चार्ज पार्टिकल हों, और यही चार्ज पार्टिकल अलग अलग उनकी डेंसिटी है, अलग अलग उनका मूवमेंट्स है, और जब वो आपस में टकराएंगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेंगे। वो क्या डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि ड्यू टू द चर्निंग ऑफ द आउटर कोर ओवर द इनर कोर। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ आर मेड अप ऑफ आयरन, या ऐसे सब्सटेंसेस के दोनों बने हुए हैं जो कि चार्ज पार्टिकल उसमें पाए जाते हैं, और यही चार्ज पार्टिकल उसमें अगर कन्वेक्शनल करंट हो जाए डेवलप तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। इस इलेक्ट्रिक करंट के डेवलप होने के साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा।
मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें डेवलप हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण अर्थ में हम पोल को डिसाइड करते हैं। कोई भी मैग्नेट अगर हम रस्सी में बांध करके अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम इसे इसको लटका देंगे तो हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ होता है, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरह क्यों होता है? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ही है जो कि किसी भी चीज को मतलब कि नॉर्थ और साउथ की तरफ ही डिसाइड कर देती है, उसका मतलब दिशा को चेंज कर देती है। तो यहां पे हमने ये देखा कि ये वाली कैरेक्टर ओनली और ओनली कहां पे पाया जा सकता है? आइसोनोस्फीयर में पाया जाता है। तो इसका एक कारण क्या है कि कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो सकता है इसमें, और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें जनरेट होती है, क्योंकि जो है डिफरेंट चार्ज पार्टिकल इसमें पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो आयरन या इस तरह के सब्सटेंसेस का बना हुआ है, और ये फिर वही इलेक्ट्रिक करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप कर देती है, और यही जो है फिर हमारे अर्थ के ऊपर पोलर एरियाज में जो मैग्नेट क्रिएट होता है वो इसी के कारण क्रिएट होता है। इस तरह से हम यहाँ पे आकर के अब विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि आउटर कोर क्या है, इनर कोर क्या हो गया, और फिर अगला लेक्चर हमारा जो है सीज़मिक वेव्स पे होगा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।